जब तुम घर से चिल्लर चुरा के रोजमर्रा के खर्चे निकालते हो और उसमें भी तुम्हारी मम्मी तुम्हें पकड़ लेती है, तो भाई इससे दो बातें समझ में आती है। पहली तो तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है और दूसरी कि मम्मी का फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौधरी, आप देख रहे हैं कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? तो भाई एक चीज तो हम समझ गए कि मम्मी से अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर कोई होता ही नहीं है। तो चलिए मम्मी का एग्जांपल लेके समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है। तो मम्मी सबसे पहले क्या करती है? मैनेजरियल डिसीजंस लेती हैं। किससे रिलेटेड? भाई घर में कोई भी खर्चा होगा तो उससे रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा? घर में मम्मी लेती है। कैसे? कि भाई वो अपना खजाना जो उनके पास जमा है उसे ओपन करेंगी या नहीं, ताकि हम कोई चीज खरीद सके। नहीं तो वो डायरेक्टली बोल देंगी हमारे पास पैसा नहीं है, जाओ फाइनेंस करा लो। जब भी आप बोलते होगे मम्मी मोबाइल दिला दो, तो मम्मी दो काम करेंगी, या तो पैसा जेब से निकाल के दे देंगी, वो हो गया एक्विजिशन, डायरेक्टली खरीद लो, या मम्मी बोलेंगी हमारे पास पैसा नहीं है, जाओ पापा से बोलो और फाइनेंस पे उठा लो, तो वो हो गया भाई फाइनेंस। मतलब ये जो मम्मी ब्लैकमेलिंग करती हैं, ये किस लिए करती हैं? ताकि आप घर में दो तरह के एसेट्स ला सके। अब वो दो तरह के एसेट्स कौन कौन से हुए? पहला तो हो गया शॉर्ट टर्म एसेट्स। अब यार मम्मी देखो किस तरह से मैनेजमेंट करती है फाइनेंस का। शॉर्ट टर्म एसेट्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है घर खर्च चलाने के लिए, जो रेगुलर सामान घर में जरूरी है, वो हो जाते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। भाई आपकी मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, 12वीं के बाद पास होने के बाद आपने बड़े सपने सजा के रखे होंगे कि भाई मुझे एक फोन और एक बाइक तो जरूर चाहिए है, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहे हैं आप। तो यहां पे जब आप मम्मी के सामने बात रखते हैं तो मम्मी कंफ्यूज होती हैं कि भाई अभी के खर्चों पे ज्यादा ध्यान दे या जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर्सपेक्टिव है उस पे ज्यादा ध्यान दे। मतलब यहां पे प्रोसेस क्या दिख रहा है? अगर हम एग्जांपल भी लेते हैं तो बिजनेस को भी लेके चले तो बिजनेस भी ऐसी ही सोच रखता है कि आप एक्विजिशन करो या फाइनेंस कराओ। कैसा? या तो शॉर्ट टर्म एसेट या तो लॉन्ग टर्म एसेट। अब ये एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अब भाई कैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है? जब भी आप मम्मी से बोलते होगे कि आपको कुछ खरीदना है तो मम्मी आपको दो ऑप्शन देती होंगी। कैसा? या तो स्पेसिफिक एसेट ले लो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स ले लो। बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मार्केट जाते होगे घूमने, शॉपिंग करने जाते होगे, बजट मिलता होगा 5000 का। अब मम्मी क्या बोलेंगी? 5000 के अगर जूते पसंद आ रहे हैं तो ले लो जूते, लेकिन अगर इतने महंगे जूते नहीं खरीदना चाहते हो तो भाई एक ड्रेस ले लो, जूतों का बजट कम कर दो, जूते भी ले लो साथ में। मतलब कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो या फिर स्पेसिफिक एसेट भी ले सकते हो। ये सारा डिपेंड काय पे करता है? मैनेजरियल डिसीजंस पे, कि भाई मम्मी ने तो दो ऑप्शन दे दिए, जो करना है करो, आपके ऊपर है, आपके कॉन्शियस के ऊपर है कि आप उसका क्या करोगे। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही है। अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, वापस आऊंगा कि एक बिजनेस किस तरीके से पैसे को यूटिलाइज करता है। क्या वो सेविंग्स यूज करता है या फाइनेंस कराता है? काय के लिए? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एसेट्स लेने के लिए। उसके बाद भी बिजनेस कंफ्यूज होता है कि भाई कोई स्पेसिफिक एसेट खरीद ले, पूरा पैसा उसी में खर्च कर दे, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स को एक्वायर करें जिसमें हम काफी सारे एसेट्स खरीद सकते हैं। अब इसमें क्या होगा? कई बार मम्मी हाथ खड़े कर देंगी। क्या बोलेंगी? कि हमारे पास पैसा नहीं है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी किस तरह की लायबिलिटी आप जनरेट करोगे। मतलब या तो आप पापा से मांगो, या फिर आप क्या करोगे, कहीं से बोलो कि पापा लोन ले लो प्लीज मुझे दिलवा दो। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई मिक्सचर जरूर आप लेके आओगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको चाहिए पैसा, आपको अपने एसेट्स बिल्डअप करने, गाड़ी खरीदनी है, जिद पे अड़ गए कि गाड़ी चाहिए। अब उसके लिए क्या करें? या तो अपना पैसा लगाएं या फिर लायबिलिटी, यानी हम कहीं ना कहीं से बोरो करें। तो ये सिचुएशन बिजनेस के सामने भी अराइज होती है कि बिजनेस अगर चाहे तो खुद का पैसा यूज करे या फिर मार्केट में जाके लोन ले ले। अब आगे सिचुएशन आती है। सिचुएशन क्या आती है भाई? लायबिलिटी सिलेक्ट कर ली। अब मम्मी इतने डिसीजंस क्यों लेती हैं? मैनेजर पर्सपेक्टिव से सोच के देखो जरा कि भाई मम्मी दो चीजें जानती हैं। पहली चीज कि अगर आज पैसा सेव किया
और फाइनेंस से रिलेटेड सही डिसीजन लिया, पहली चीज आपका घर परिवार ग्रो होगा, क्योंकि फ्यूचर सेविंग्स हमेशा काम आती हैं। दूसरी चीज, अगर आपकी फैमिली आगे जाके एक्सपांड होती है तो उस केस में आपके लिए वो पैसा काम आएगा। सेम बिजनेस के साथ है, बिजनेस भी अगर पैसा सेव करता है तो बिजनेस के लिए क्या है, फ्यूचर ग्रोथ एंड साइज ऑफ द बिजनेस एक्सपांशन जो है वो काफी इजी हो जाता है। मतलब हमें एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, साइज एंड ग्रोथ की। और फाइनली ये सारे डिसीजंस किस पे बेस्ड होते हैं, मतलब मम्मी की चिंता का विषय क्या है यहाँ पे, मम्मी इतनी कंसर्न्ड क्यों है कि भैया घर में मैनेजर बनी हुई बैठी है, क्योंकि मम्मी भी जानती हैं घर में इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश बड़ा अजीब है। अगर आज सेव नहीं किया तो अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जहां पे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो पैसा कहां से लाएंगे। इसलिए सारी चीजों का समराइजेशन है। कहने का मतलब अगर पूरी कहानी का सार बता दूं तो मैनेजरियल डिसीजन वो जिसके अंदर आप ये सोचोगे कि मार्केट से इक्विटी उठाएं या डेट उठाएं जिससे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट्स हम ले सके। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट्स बंच में, बल्क में लोगे, कॉम्बिनेशन में लोगे या फिर कोई स्पेसिफिक एसेट खरीदोगे, उसके लिए कौन सी लायबिलिटी अराइज होगी। फाइनली उससे आपने जो एसेट खरीदा है उसका इनफ्लो और आउटफ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपकी साइज और ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, हाउ यू मैनेज मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव सिंपली अंडरस्टूड बाय द वे ऑफ अ पर्टिकुलर हाउसहोल्ड। सो द नेक्स्ट डिसीजन इज रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, मतलब यार जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो आपको काफी सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यानी आपके पास अगर प्रॉफिट होता है एज अ कंपनी तो वो काफी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, डिबेंचर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। भाई घबराना नहीं, मैंने ये कुछ बहुत ही अजीब सा नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे मालूम है तुम लोग सोच क्या रहे होगे, तुमने तो सुन के सिर्फ यही रखा हुआ है। सही सुना है, लेकिन मेरी बात पे भी जरा ध्यान देना। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो अगर मैं बिल्कुल ही एक बेसिक मेथड देखूं तो यार क्रेडिटर्स के पास पैसा जाता है कैसे, इंटरेस्ट जैसे, एम्प्लॉइज के पास जाती हैं सैलरीज, डिबेंचर होल्डर्स के पास भी जाता है इंटरेस्ट और इनके पास जाता है प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट जाता है, बचा हुआ, इसलिए उसे नाम दिया जाता है, ये टर्म याद रखना कि रेसिजुअल प्रॉफिट जाता है शेयर होल्डर्स के पास। सो फिर से बताऊंगा, व्हेन अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट बहुत सारे लोगों में बांटती है, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, डिबेंचर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इसके आगे की कहानी क्या है, हमें तो डिस्कस करना है कि किस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है पैसा या नहीं जाता है, क्योंकि हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो फर्म के पास पैसा आया इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और कॉल इट एज नेट प्रॉफिट, वो फर्म को सोचना पड़ता है कि पैसा कहां लगाएं। तो भाई जब नेट प्रॉफिट अर्न हुआ तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो ये डिसाइड करता है कि वो प्रॉफिट का एलोकेशन कैसे होगा। मतलब उसकी दुविधा क्या होती है कि प्रोवाइड करे डिविडेंड जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, मतलब भाई बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं पब्लिक में, इन सबको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जैसे प्रोवाइड कर दिया जाए, प्रॉफिट सब में बांट दिया जाए, या फिर क्या किया जाए, थोड़ा सा सेल्फिश बना जाए एज अ कंपनी और पैसा बचा के रख लिया जाए। जब पैसा बचाते हो अपने पास तो यू हैव रिटेन्ड द प्रॉफिट विथ योरसेल्फ एज अ बिजनेस, तो वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। आपने अपनी अर्निंग्स को अपने पास रिटेन करके रख लिया। क्यों करोगे भाई, फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हो कि नहीं, डेवलप करना चाहते हो कि नहीं, पैसा कहां से लाओगे जब जोड़ोगे ही नहीं। तो भाई प्रॉफिट को सेव करना जरूरी है, जब प्रॉफिट सेव होगा तभी तो फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगा। तो डिविडेंड डिसीजन यहां पे आके रुकता है कि फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अगर फर्म सोचती है कि शेयर होल्डर्स को खुश रखना है, मतलब भाई सबके स्माइलिंग फेसेस होने चाहिए।
अगर सबके स्माइलिंग फेसेस रखने हैं तो डिविडेंड बांटो भर भर के। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, आज हमारा शेयर होल्डर हमें समझेगा कि हमें फ्यूचर के लिए प्रॉफिट सेव करना है ताकि हम ग्रो और डेवलप कर सके, ताकि शेयर होल्डर्स को आगे चल के और भी फायदा हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को सेव करेंगे और मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे ताकि आप फ्यूचर में ग्रो हो और डेवलप हो। चलिए आइए डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अर्निंग्स के बारे में। देखो भाई, किसी भी बिजनेस की अर्निंग्स अगर हाई होंगी, मतलब एक बिजनेस काफी हाई रेट पे अर्न कर रहा है, तो बिजनेस हाई डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। अगर बिजनेस की अर्निंग्स कंपैरेटिवली लो है तो भाई डिविडेंड भी कंपैरेटिवली लोअर होगा। मतलब ये सीधे इंपैक्ट डालता है जो डिविडेंड डिसीजन है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। इफ यू अर्न वेल देन देयर इज नो पॉइंट कि आप अपने पास पैसा पूरा का पूरा बचा के रखें। टू सम एक्सटेंट आपको पब्लिक को डिविडेंड देना पड़ेगा टू मेक योर शेयर होल्डर्स हैप्पी एंड यू नो टू मेक देम रियलाइज दैट यू केयर अबाउट दोज शेयर होल्डर्स, यू वांट टू शेयर योर हैप्पीनेस, योर प्रॉफिट्स विद देम। तो भाई उन्हें अपनापन लगेगा। लेकिन अगर भाई जब अर्निंग ही नहीं हो रही है तो क्या करें, ना हम सेव कर पा रहे हैं ना पब्लिक को डिविडेंड डिक्लेयर कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको सोचना पड़ेगा दैट वेदर यू वांट टू प्रोवाइड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स और नॉट। इसी में एक और चीज आ जाती है कि अर्निंग्स की स्टेबिलिटी होना जरूरी है। मतलब अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, आपको लगता है एज अ कंपनी भाई आप हर वक्त नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, आप हर वक्त ग्रो कर रहे हो, तो इस केस में यू कैन प्रोवाइड हाई डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आपको कभी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी कम प्रॉफिट हो जाता है, मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में आप क्या हायर डिविडेंड्स दे सकते हो? नहीं। कि उस मार्केट में खुद को सस्टेन करने के लिए आपको पैसा जोड़ना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। कोई भी कंपनी का एग्जांपल उठा लो, आज का मार्केट कितना वॉलेटाइल हो चुका है, आज के मार्केट में आप कितने ज्यादा फ्लक्चुएशंस देख रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी कंपनी अभी उस पर्टिकुलर लेवल पे नहीं है जहां पे हायर रेट्स ऑफ डिविडेंड दे। अभी सारी कंपनीज डरी हुई हैं, पैसा सेव कर रही हैं ताकि फ्यूचर में अगर काम आ सके तो उनके पास पैसा अवेलेबल हो। तो यस, स्टेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके बाद आता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मतलब जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, मतलब पैसा बाहर जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आप डिविडेंड तभी डिक्लेयर कर सकते हो जब आपके पास सरप्लस में कैश अवेलेबल हो, वरना कहां से दोगे? तो सिंपल सा फंडा है, अगर सरप्लस ऑफ कैश है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड, लेकिन अगर सरप्लस ऑफ कैश रहता ही नहीं है, बड़ी गरीबियों वाली हालत है भाई, तो उस केस में या तो लो या तो नो डिविडेंड वाली सिचुएशन हो जाती है फर्म्स के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखिए, बिजनेस बेसिकली मार्केट में दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं ग्रोइंग बिजनेस। अगर कोई बिजनेस ग्रो हो रहा है तो वो मोस्टली चाहेगा कि डिविडेंड डिक्लेयर ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि वो है ग्रोइंग बिजनेस, मतलब वो चाहेगा इन्वेस्ट करना और री इन्वेस्ट करना। ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी ग्रोइंग बिजनेस के लिए सबसे बेटर प्रोस्पेक्ट ये होता है कि अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज करो और उसी पैसे को बार बार इन्वेस्ट करते जाओ, क्योंकि अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स एक सेविंग्स होती है, मतलब उसमें आपको कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती, मार्केट में जाके कोई खर्चा नहीं करना पड़ता पैसे को रेज करने के लिए। तो यहां पे आपको एज अ ग्रोइंग बिजनेस फायदा हो जाता है। वेयर एज मैच्योर बिजनेस जो होते हैं वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं, बिकॉज वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे वो स्टेबल है, मैच्योर इनफ है और वो जानते हैं कि किस तरीके से एक बैलेंस बना के रखा जा सकता है, प्रोवाइडिंग डिविडेंड एज वेल एज ग्रोइंग योर बिजनेस इन द मार्केट। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। तो यार सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर क्या होता है। मान लीजिए आम जनता जैसे पब्लिक में से आप एक शेयर होल्डर हैं जिसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है 1000 रुपए का, तो उसमें फिक्स्ड है आपका कांस्टेंट डिविडेंड जो कि होगा मान लीजिए एट द रेट 10% का, मतलब हर साल आपको 10% 1000 का मिला करेगा। ये होता है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर।
अब ये स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के अंदर क्यों आता है? देखिए स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड जो है वो सिंपली ये सिखाता है कि कंपनियां अपनी साख बचाना चाहती हैं, मतलब कंपनी नहीं चाहती कि कोई उन पे उंगली उठाए, तो कंपनी ने एक कांस्टेंट पॉलिसी अपना ली, क्या कि हम इतना डिविडेंड तो देंगे ही देंगे। तो क्या होता है साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बंदे के दिमाग में थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि भैया चलो ज्यादा नहीं मिलेगा, इतना तो मिलेगा कम से कम। तो कंपनीज अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए एक कांस्टेंट डिविडेंड रख देती है और वो है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 10%। तो ये स्टेबिलिटी से कंपनीज की रेपुटेशन मार्केट में बनी रहती है और लोग हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं कि उनकी कंपनी में पैसा लगाएं। दूसरा आ जाता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो, ये दूसरी मेथडोलॉजी है। इसमें क्या था, आपका डिविडेंड था फिक्स्ड, लेकिन इसमें हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग। यहां पे कंपनी क्या कहती है कि भाई हम एट द रेट 10% देंगे ऑन प्रॉफिट्स, मतलब जितना भी मुनाफा हुआ करेगा हमें, हम कसम खाते हैं कि उसका 10% आपका एज डिविडेंड। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पे आउट रेशियो हो गया। एक तीसरा तरीका जो आजकल बड़ा पॉपुलर है कि भाई जितना आपको मिलना चाहिए उतना तो मिलेगा कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, उसके साथ अगर फर्म को और मुनाफा होता है तो फर्म आपको देगी बोनस या फिर डिक्लेयर कर देगी इंटरिम डिविडेंड। कहने का मतलब जो मिलना चाहिए वो तो मिलेगा कांस्टेंट डिविडेंड आपको, लेकिन अगर उस साल में वो फर्म काफी अच्छा करती है तो आपके साथ और ज्यादा डिविडेंड भी शेयर करेगी। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि है टैक्सेशन पॉलिसी। भाई इसके अंदर क्या होगा, जब नेट प्रॉफिट कोई भी फर्म अर्न करती है तो वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट, अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आता है इसमें से माइनस होता है टैक्स, फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है ये बंटता है शेयर होल्डर्स के बीच में। तो भाई एक चीज देखो, यहां पे जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है उस पे तो उस कंपनी को टैक्स देना पड़ा और फिर जो प्रॉफिट बचा वो शेयर होल्डर्स को बांट दिया। तो शेयर होल्डर्स की तो हो गई बल्ले बल्ले भाई, क्योंकि शेयर होल्डर्स को टैक्स देना पड़ नहीं रहा। टैक्स कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो गई भाई कि कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा लेकिन शेयर होल्डर्स को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कंपनी को देखना पड़ेगा कि अगर टैक्सेशन पॉलिसी कुछ ज्यादा ही रिजिड है या टैक्स हाई रेट पे लगाया जा रहा है तो उस टाइम पे कंपनी कम डिविडेंड देगी शेयर होल्डर्स को, लेकिन अगर टैक्सेशन पॉलिसी उतनी हार्श नहीं है तो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है। सो इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। अगर आप एक कंपनी है और आप कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट को काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं तो उस केस में आप डिविडेंड देने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि आपको कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मतलब शेयर होल्डर्स जो हैं वो आपकी कंपनी में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड हैं, दे एक्चुअली लाइक योर कंपनी व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको भी क्या लगेगा, यार भाई शेयर्स इशू करो और डिविडेंड देते चले जाओ, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें तो मार्केट से कैपिटल मिल रही है अच्छी खासी, शेयर होल्डर्स का काफी अच्छा रिस्पांस है। तो इन केस इफ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द कैपिटल मार्केट यू विल प्रोवाइड हायर रेट ऑफ डिविडेंड, सो यू कैन कीप द शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड इन योर शेयर्स। लेकिन अगर आपको मार्केट से रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप चाहेंगे कि अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसेस पे जाएं और यहां पे डिविडेंड में बिना बात के अपने प्रॉफिट्स को खर्च ना करें। सो यहां पे हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके टॉपिक खत्म होता है। हमने 3 तरह के डिसीजंस यहां पे पढ़े, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इफ यू लाइक आवर वीडियोस हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस and what is trending in commercebaba.in. If you have any suggestions, feedback, inquiries, do comment down below to let us know. And yes, at last, do not forget to hit that notification bell. धन्यवाद. All that's left is